नमस्कार, आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 8, जिसका टाइटल है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्रों को रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ के एक लंबे से विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इन स्तंभों को बनाया गया था। इससे पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा था, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और यह लगभग 2300 साल पहले हुई थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में मिलते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाणक्य जो थे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक थी वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा साम्राज्यों में बहुत सारे नगर हुआ करते थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगरों को रखा जाता था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के बीच आने जाने का मार्ग बना हुआ था। दूसरी ओर अगर हम देखें तो उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का मार्ग बना हुआ था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव भी बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों के शिकार करके ही अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते थे। जैसे शहरों में रहने वाले अधिकारी, व्यापारी या शिल्पकार जो थे वो उनकी भाषा अलग होती होगी, और गांव के जो किसान और पशुपालक जो व्यक्ति हुआ करते थे उनकी भाषा अलग होती होगी। वह लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और अलग अलग किस्म के पोशाक पहनते थे। जैसे आज भी अगर आप देखें तो उच्च वर्ग के जो अधिकारी और व्यापारी या फिर शिल्पकार या अन्य जो कार्यों में लगे हुए व्यक्ति होते हैं, उनके पहनावे, रहन सहन, खान पान और भाषाएं थोड़ी सी भिन्न होती हैं अपेक्षाकृत किसानों, पशुपालकों और गांव में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा। आप ये चीज़ तो आप आज भी नोटिस करते हैं, उसी तरह से उस समय पर भी होता था। अब एक शब्द आता है वंश। चलिए समझते हैं कि वंश क्या है। जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। आइए अब जानते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। अभी तक हम पीछे पढ़ रहे थे कि अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अब जब हम जानेंगे कि राज्य और साम्राज्य में क्या क्या भिन्नताएं हैं, तो हम पूरी तरह ये अंतर कर पाएंगे कि अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। अब इससे आप समझ ही गए होंगे कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर था। साम्राज्य राज्यों की अपेक्षा बड़े हुआ करते थे, और बड़े जब साम्राज्य होते थे तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि अधिक धन की, अधिक श्रम की, अधिक सैनिकों की आवश्यकता। आइए मानचित्र के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों को देखते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे और महत्वपूर्ण नगरों को काले बिंदुओं से दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं
सबसे ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको सबसे पहले मिलेगा लंपक, कंधार, बनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, बहादुरपुर दिल्ली, मेरठ, गुज्जर, कौसाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी, रामपुर आदि जो लाल बिंदुओं से स्थान दिखाए गए हैं, इन स्थानों पर अभिलेखों की प्राप्ति हुई थी और तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र आदि जो काले बिंदुओं से दिखाए गए हैं वो उस समय के महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। तो चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था, जबकि इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राजपाल या गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच बहुत गैप हुआ करता था, विस्तृत क्षेत्र थे बीच में। इसके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आने जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ उन्हें जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोन और कीमती पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और सोम जैसी चीज़ें ला कर दें। आइए अब जानते हैं कि नजराना आखिर क्या है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। जैसे कि कुछ लोग राजाओं को गिफ्ट के रूप में नजराने दिया करते थे, कुछ लोग धार्मिक स्थलों की यात्राओं को जाते होंगे और रास्ते में कर के रूप में इसे दिया करते थे। इसी सब को नजराना कहा जाता था। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, राजधानी में सम्राट। चंद्रगुप्त के दरबार के पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा जो थे सेल्यूकस निकेटर, उनका एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण अपनी एक पुस्तक में लिखा था जिसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी जिसमें चंद्रगुप्त का उन्होंने वर्णन किया था, उसका नाम क्या था? इंडिका। चलिए उसका एक छोटा सा विवरण हम यहाँ देखते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था और उनके अंगरक्षक जो थे सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होकर चलते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर भी चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था
जो सम्राट के चारों ओर चक्कर लगाता था। और उस समय के जो राजा या महाराजा हुआ करते थे वो उनके चारों तरफ हथियारबंद महिलाएं रहा करती थी, क्योंकि उनको एक डर रहता था कि कोई उनकी हत्या न कर दे। कई बार तो ऐसा होता था कि उनके खाना खाने से पहले उनका एक खास नौकर उनके खाने को चेक करता था, उसके बाद ही वे खाना खाते थे। वे लगातार 2 रात किसी एक कमरे में नहीं सोते थे, बल्कि एक दिन किसी कमरे में सो गए तो अगले दिन दूसरे कमरे में ही सोएंगे। आइए अब जानते हैं पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या प्रमुख है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। इस नगर में 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है और 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से यहाँ बनाए जाते थे। राजा का महल भी काठ से बनाया जाता था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में थे। इसका एक रीज़न ये था कि प्राकृत जो भाषा थी वो आम लोगों की भाषा थी और आम लोग देवनागरी और प्राकृत भाषा में जो भी देवनागरी लिपि में या प्राकृत भाषा में जो भी अभिलेख देखते थे वो उसे आसानी से पढ़ लिया करते थे और ग्रहण कर लिया करते थे। चलिए अशोक के एक अभिलेख के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते थे और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके पहले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है और इसका प्रचार प्रसार गौतम बुद्ध ने किया था, जिसको अशोक ने धारण किया है। आइए अब एक नज़र डालते हैं कलिंग युद्ध पर। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, जिसके बाद उन्होंने धम्म को धारण किया। अशोक का धम्म क्या था, आइए देखते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उनसे
धम्म महामात नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे, और ये संदेश ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पहले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्मलिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आ अक्षर को आप इसमें अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ देख भी सकते हैं। चलिए अब उस समय के उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखते हैं। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितने उत्कृष्ट तरीके से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के शिल्पकार किस कोटि के हुआ करते होंगे, कितनी उच्च कोटि के उस समय के शिल्पकार रहे होंगे। आइए अब अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा था। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बना हुआ है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।